welcome back to my channel. This side me, and today we are going to do the chapter first for class 12 political science, politics in India since independence. So chapter 1 is all about the partition and what were the difficulties faced by the government at that point of time to settle the country which was newly partitioned. So let's start. So as I said, we are going to do political science. This is your second book, as I said, and the first book is for contemporary world politics, which I did. The chapter for end of bipolarity was the first book, and we have chapter 1, challenges of nation building for today. And this is the index. Three challenges which were faced by the government, all about partition, consequences of partition, about Gandhiji's sacrifice, integration of princely states, Hyderabad and Manipur. You'll be coming to know about it further. Reorganization of the states and creation of the new states. So let's start with the challenges which were faced by the government of India. So I'll start reading. At the hour of midnight, 14-15 August 1947, India attained independence. हम सब जानते हैं कि 14-15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वो मिडनाइट में मिली थी. लोगों को डिसाइड नहीं था उस टाइम पर, गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया था कि कौन सा पोर्शन इंडिया में है और कौन सा पोर्शन पाकिस्तान में है. तो वो चीज़ लोगों को, जब लोग सोए और सुबह उठे, तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर देम कि हम लोग या तो इंडिया में होंगे या तो पाकिस्तान में होंगे. तो this is for the first point. Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of free and independent India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. 15 अगस्त 1947 को अब इंडिया फ्री हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है. जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, तो उन्होंने एक स्पेशल सेशन एड्रेस किया था उसी रात को 15 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. दिस वॉज द फेमस स्पीच विच वॉज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. तो ये हम सब जानते हैं, हमने बचपन में भी कई जगह पे सिविक्स में पढ़ा है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाज द फर्स्ट स्पीच गिवन बाय इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. दैट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन. जब हम लोगों का पार्टीशन हो रहा था, ब्रिटिशर्स सामने थे, इंडिया सामने थी, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट कुछ दो चीज़ें थी जिस पे ब्रिटिशर्स और इंडिया के लीडर्स कंप्लीटली अग्री कर रहे थे ईच अदर से. और जो इंडिया के विद इन इंडिया जो लीडर्स थे, जैसे ये सब जो भी हमारे लीडर्स थे, इन सब ने भी इक्वली अग्री किया था उस चीज़ के लिए जो इन्होंने आपस में डिसाइड की थी कि इंडिया का फ्यूचर इस बेसिस पर हम बनाएंगे. दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, that the government will be run for the good of all, particularly the poor and socially disadvantaged groups. सबसे पहला पॉइंट था कि कंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही रन करी जाएगी जो हमारी इंडिया बनेगी, और आज तक भी डेमोक्रेसी चल रही है इंडिया में. और दूसरी चीज़ थी कि कंट्री में प्रॉफिटेबिलिटी ना देखते हुए सोशली डिसएडवांटेज लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा. मतलब पुअर डाउन ट्रॉडन सेक्शन को छोड़ा नहीं जाएगा, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए पूरी कंट्री को रन किया जाएगा. Freedom came with the partition of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. ये तो हम सब जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था. लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आए थे, काफ़ी लोग मरे, बहुत लोग मरे थे स्पेशली. तो जो राइट्स हुए थे उसमें काफ़ी लॉस हुआ. इस राइट्स को एग्जैक्टली समझने के लिए आई वुड प्रेफर यू ऑल की जो भारत मूवी है, आई थिंक सलमान खान की मूवी है वो आप ज़रूर देखना. उसमें पार्टीशन को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है कि पार्टीशन में क्या कंडीशंस थे, और उसमें उसके आगे की चीज़ें भी दिखाई गई हैं कि पार्टीशन के डिस्प्लेसमेंट के बाद जब लोग बिछड़ गए थे तो वो लोग कैसे आपस में यूनाइट किए गए गवर्नमेंट की सपोर्ट से. So here there are three challenges which were faced by the Indian government at that point of time to create our nation. First challenge was to shape a nation. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. Its people spoke different languages and followed different cultures and religions. First and the immediate challenge was to shape a nation.
जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लोगों को कैसे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया जाए। बट हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही थी वो चीज़ें कि हाँ हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी होगी। इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी पूरे इंडिया में, कॉन्टिनेंटल साइज अलग था, डाइवर्सिटी थी, कल्चर, रिलीजन सब कुछ अलग था। सेकेंड चैलेंज था कि डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश करी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. These features ensured that the political competition would take place in democratic framework. So, दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि डेमोक्रेसी को कैसे स्टैब्लिश करा जाए। आज तो हमें सब कुछ बना हुआ ऑलरेडी मिल गया है कि हाँ इलेक्टोरल रोल होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ हमें ऑलरेडी सेट है। हमारी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी चीज़ें सेट है उसके ऊपर वर्क करती जा रही है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो सोसाइटी के साथ रन कर सकें। बट उस टाइम पर जब सब कुछ नया था, कुछ भी बेस नहीं था हमारे इंडिया का, तो उस टाइम पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहीं। तो ये दो मेन प्रॉब्लम थी कि एक तो नेशन कैसे डिसाइड किया जाए कि क्या बाउंड्रीज होंगी, कितने कल्चरल डाइवर्सिटीज अकोमोडेट कर सकता है इंडिया, और दूसरी चीज़ ये थी कि डेमोक्रेसी को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। डिसाइड कर लिया था कि डेमोक्रेसी ही होनी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रन करेगी, बट वो डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि लोग उस चीज़ से फेमिलियर हो पाए। बिकॉज पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में ये भी बहुत ज़्यादा था कि लोग ना तो एजुकेटेड थे और ऑलरेडी उनके पास इनकम की भी बहुत कमी थी। तो ये आप लोग अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि इंडिया उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया वॉज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिया के पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, इंडिया बिल्कुल खाली था, इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। तो पीपल वर नीदर लिटरेट नॉट दे वर रिच क्लास। तो इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि गवर्नमेंट को सबका सोचना पड़ा, बिकॉज majority of the population of India was disadvantaged section. The last and the third foremost challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. The Indian Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religions, culture and communities. The Constitution also set out in the directive principles of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve. सबसे बड़ी और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा एक चैलेंज था इंडिया के लिए वो ये था कि उन्हें डेवलपमेंट और वेलबींग, स्पेशली रिच क्लास तो जो थोड़ी बहुत थी वो सबके लिए था ही, बट जो पुअर और डाउन ट्रॉडन सेक्शन के लोग थे उनके लिए वेलफेयर को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इंडियन गवर्नमेंट का। बिकॉज अदरवाइज गवर्नमेंट और कंट्री दोनों ही रन नहीं कर पाते प्रॉपरली। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि वोट कैसे देनी है, क्या करना है, वो किसी के भी बटन दबा देंगे ईवीएम पर। तो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि क्या चीज़ कैसे होती है, उन्हें समझ में आए वो चीज़ें। तो इसलिए था कि डाउन ट्रॉडन सेक्शन को, सिर्फ कुछ सोसाइटी के सेक्शन को नहीं बल्कि सबको डेवलपमेंट और वेलबींग का राइट दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो 3 चैलेंजेस हैं ये 5 मार्क क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपके बाकी आपके टीचर्स ज़्यादा बताएंगे, बट जो मेरी टीचर्स ने कहा था कि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और ये मेरे पेपर में आया भी था। तो 5 मार्क में आप एज इट इज़ ये एनसीईआरटी लैंग्वेज ये तीनों लिखाओगे विद हेडिंग्स, तो यू विल गेट इक्वल एंड फुल मार्क्स फॉर 5 मार्क्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 चैलेंजेस जनरली पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू में तो ये कभी भी आ ही सकता है, एमसीक्यू ऑल ओवर द चैप्टर बन सकता है, बट बिगर क्वेश्चंस जो 5 मार्कर्स होते हैं, 6 मार्कर्स होते हैं, वो कुछ ही जगह से बनते हैं। 5 मार्कर्स या 6 मार्कर्स जनरली या तो कार्टून बेस्ड होते हैं या तो मैप बेस्ड होते हैं, बट ये जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जहाँ पर ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है। ऑन पेज नंबर 6 and 7 2 पेजेस हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ उस टाइम के पार्टीशन टाइम के राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो फैज़ अहमद फैज़ रोड द डॉन ऑफ फ्रीडम एंड अमृता प्रीतम रोड द टुडे आई कॉल बारिशा। दीज आर 2 पोएम्स या फिर आर्टिकल्स हैं जो उन दोनों ने फ्री पार्टीशन के टाइम पर लिखे थे। तो ये आप सिर्फ आप इतना याद कर लो बिकॉज ये एमसीक्यू में आता है, उनके अंदर जो लिखी है उस बारे में मत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहना, या फिर आप खुद के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट वो पेपर के बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें। नाउ वी कम टू अबाउट द पार्टीशन।
On 14-15 August 1947, not one but two nation states came into existence, India and Pakistan. This was the result of partition, the division of British India into India and Pakistan. 14-15 अगस्त को 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया का, 14 को पाकिस्तान बन गई थी और 15 को इंडिया बन गई थी. तो ये है दो नेशन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए. हाउ पाकिस्तान एंड प्रेजेंट डे इंडिया केम इनटू बीइंग. अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindu and Muslims. That is why it demanded Pakistan a separate country for the Muslim. टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग जो जिन्ना के डायरेक्शन में चल रही थी, जिन्ना के लीडरशिप में चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द लीडर टू द पार्टी मुस्लिम लीग, जिन्होंने डिमांड की थी कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए जहाँ पर हम मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करेंगे. तो वो सेक्युलर नहीं है कंट्री, वो स्पेशली एक रिलीजन को पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं. तो ये उनकी थ्योरी थी. टू नेशन थ्योरी वाज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. तो इन थ्योरी में उन्होंने ये बोला था कि इंडिया नॉट कंसिस्टेड ऑफ वन बट टू एंटिटीज़, जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं. मेजर उस टाइम पर हिंदूज और मुस्लिम्स ही थे इंडिया में. तो उन्होंने ये बोला कि ये दो अलग अलग हैं. तो उनका मानना ये था कि दो अलग अलग चीज़ें सेम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. तो उन्होंने इसलिए बोला था कि हमें पाकिस्तान बनाना है. तब ये पार्टीशन का डिमांड शुरू हुआ था. The Congress opposed this theory and the demand for Pakistan, but several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League, and the British role led to the decision for the creation of Pakistan. ये थ्योरी ऑफ कोर्स जब इंडिया में अगर कोई लीडर्स हैं तो वो तो मना ही करेंगे ना, हमारी कंट्री का एरिया कम होता जा रहा है पार्टीशन की वजह से. तो ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कांग्रेस ने मना करना शुरू कर दिया था. बट उस टाइम पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, मुस्लिम लीग एक अच्छी खासी पार्टी की तरह बनने लगा था उस टाइम पर. तो कांग्रेस को अपनी डोमिनेंस पर डाउट होने लगा था, तो उन्होंने भी अग्री कर लिया था लास्ट में. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और जो ब्रिटिश का रोल था वो तो था ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ब्रिटिश ने लास्ट में अग्री कर लिया था. लॉर्ड माउंटबैटन उस टाइम पे ये चीज़ें सॉर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अग्री कर दिया था और पार्टीशन हो गया था इंडिया का. Now we come to the process of partition. It was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. जो उस टाइम पर इंडिया बोला. ये थ्योरी ऑफ कोर्स जब इंडिया में अगर कोई लीडर्स हैं तो वो तो मना ही करेंगे ना, हमारी कंट्री का एरिया कम होता जा रहा है पार्टीशन की वजह से. तो ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कांग्रेस ने मना करना शुरू कर दिया था. बट उस टाइम पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, मुस्लिम लीग एक अच्छी खासी पार्टी की तरह बनने लगा था उस टाइम पर. तो कांग्रेस को अपनी डोमिनेंस पर डाउट होने लगा था, तो उन्होंने भी अग्री कर लिया था लास्ट में. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और जो ब्रिटिश का रोल था वो तो था ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ब्रिटिश ने लास्ट में अग्री कर लिया था. लॉर्ड माउंटबैटन उस टाइम पे ये चीज़ें सॉर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अग्री कर दिया था और पार्टीशन हो गया था इंडिया का. Now we come to the process of partition. It was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. जो उस टाइम पर इंडिया बोला जाता था, अब वो पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो जाएगा. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. ये सिर्फ पेनफुल ही नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की फैमिली अलग हो गई या जिनको वो जानते थे नियर एंड डियर वंस अलग हो गए. बट ये पेनफुल के साथ साथ डिफिकल्ट भी था डिसाइड करना गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, कि कैसे ये चीज़ें होंगी. इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज. ये बोला ही जाता है कि जो बुक में भी लिखा है कि पार्टीशन हुआ था रिलीजियस मेजॉरिटीज के बेसिस पे. बट हम कहीं ना कहीं हम कह भी सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान ने रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे ही डिवीजन डिमांड किया था कि हमें मुस्लिम कंट्री अपना अलग बनाना है. बट इंडिया का ऐसा कोई एम नहीं था. इंडिया ने सेक्युलर कंट्री और सेक्युलर प्रिंसिपल भी आज तक भी एक्सेप्ट कर रखा है. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan and the rest was to stay with India. तो ये डिवीजन इस बेसिस पे हुआ था कि जहाँ जिस एरिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के सपोर्टर्स और जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं जो जाना चाहते हैं या पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं,
उन लोगों को उस टेरिटरी को पाकिस्तान बोल दिया जाएगा, और जो बाकी की टेरिटरी है जहाँ पर हिंदू या फिर नॉन सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान है वो टेरिटरी इंडिया में आ जाएगी. Problems while the division of India. There were two areas of concentration, one in the west and other in east. There was no way these two parts could be joined, so it was decided that the new country Pakistan will comprise of two territories, west and east Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. इस चीज का हेडिंग आप दे सकते हो जो बुक में भी मेंशन्ड है, मैंने बुक से ही निकाली है. There was no single belt of Muslim majority areas in British India. सबसे बड़ी चीज कि पूरे इंडिया में इतनी बड़ी टेरिटरी थी इंडिया की, वहां पर किसी भी एक एरिया में ऐसा नहीं था पर्टिकुलरली कि सिर्फ मुस्लिम्स रहते हो. तो ये सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम थी कि देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद फिर इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान में एक साइड उन्होंने बंगाल की साइड ली थी जो आज बांग्लादेश है. उस टाइम पर उसे बांग्लादेश को तो इंडिपेंडेंट इंदिरा गांधी ने कराया था 1970 में और 1971 में. और इधर की साइड पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे है वो था ही, वो उस टाइम पर वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था उसे, और जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था. तो ये दो टेरिटरीज में पाकिस्तान को डिवाइड करा गया क्योंकि, और बीच में पूरा इंडिया था, पूरा बीच में इंडिया था और दोनों साइड पे पाकिस्तान की टेरिटरीज आ गई थी. अब अगर ये कंडीशन आज भी होती पाकिस्तान की तो इंडिया के लिए कितना अनसेफ हो जाता, बिकॉज अभी तो एक साइड से हम लोगों पे हमले होते हैं कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, यूपी, बट उस टाइम पर अगर वो बांग्लादेश रीजन में भी होते तो ईस्टर्न साइड पे भी कितनी सिक्योरिटी के इश्यूज रहते. तो दिस वाज इन सपोर्ट ऑफ अस कि बांग्लादेश में एक रिवोल्ट खड़ा हुआ, इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया उन लोगों को और लास्टली बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था 1971 में. Not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of Northwestern Frontier Province and known as the Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two-nation theory, which was led by Muhammad Ali Jinnah. Eventually, his voice was simply ignored, and the NWFP, was Northwestern Frontier Province, was made to merge with Pakistan. खान अब्दुल गफ़ार खान लीडर थे उस टाइम पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और वो आई थिंक हमारा रीजन आता है जो गुजरात की साइड और उससे ऊपर राजस्थान, वहाँ पे उस एरिया में. तो वहाँ के लीडर उस टाइम पर वो थे, उन्होंने अपोज किया था कि टू नेशन थ्योरी नहीं इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसको नहीं कंसिडर करना चाहिए, बट उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और उनको मर्ज कर दिया था पाकिस्तान के साथ. एक चीज़ और ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान अब्दुल गफ़ार खान वॉज द लीडर ऑफ विच एरिया, या फिर उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी. उनका एरिया क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता था. यू शुड कीप इन माइंड. The two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had a very large areas where the non-Muslims were in majority. दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे ब्रिटिश में, पंजाब और बंगाल. ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा पंजाब के एरिया में और बंगाल के एरिया में मिले हम लोगों को. तो बंगाल को जैसे मैंने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था, तो बंगाल के रीजन में उस टाइम पर बांग्लादेश भी हमारा ही रीजन आता था. तो वहाँ पर उस टाइम पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो उसे डिवाइड कर दिया गया था और उसे ईस्ट पाकिस्तान बोला गया था, और जो लाहौर की साइड है वो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पर. तो यही दो टेरिटरीज पंजाब और बंगाल की हमने पाकिस्तान बनाई थी. ओके, बस चुप हो जाओ. दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पर कि बॉर्डर्स पे माइनॉरिटीज जो थी जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी या उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि ना तो उनका घर बचा ना वो ट्रेन के थ्रू भाग पाए. तो वो चीज़ थी कि वो माइनॉरिटीज दोनों ही साइड पर काफ़ी सफ़र की. तो आगे lakhs of Hindus and Sikhs in the area that were now in Pakistan, an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable aliens in their own home in the land where they and their ancestors had lived for centuries. Waited that the scale of this problem.
No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence would temporary and would be controlled soon. But very soon the violence went out of control, and such communities on both the sides of border were often compelled to leave their homes at a very few hours of notice. आप लोगों ने इमेजेस तो देखी होंगी या फिर बुक में देखी होगी पिक्चर कि ट्रेन भर भर के लोगों ने मरे हुए लोगों को डाला के भेजा था एक दूसरे की टेरिटरी में। उस टाइम पर जो मुस्लिम्स थे वो लोग हिंदूज को मार के भेज रहे थे और जो हिंदूज थे वो मुस्लिम्स को मार के भेज रहे थे उस टाइम पर। सिख्स भी थे थोड़े बहुत, तो सिख्स भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं सिख्स भी इस चीज़ का शिकार हुए जिसमें कि उनका कोई मतलब नहीं था इस फाइट में, क्योंकि ये हिंदूज और मुस्लिम्स की फ़ाइट थी। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न रहा कि माइनॉरिटीज़ ने इतना ज़्यादा सफ़र किया। और ज़्यादातर जो लोग मरे हैं वो ऐसा नहीं था पार्टीशन में कि रिच क्लास मरा या पुअर क्लास मरा। पार्टीशन में इक्वली लोग मारे गए हैं, इधर रिच और पुअर। तो हम उस चीज़ पर डिवीज़न नहीं कर सकते कि रिच क्लास नहीं मरा या पुअर क्लास नहीं मरा। पार्टीशन में सारी क्लासेस, कोई किसी ने कोई, अब ऐसे थोड़ी होता है कि कोई मारेगा तो पूछेगा कि पैसे हैं तुम्हारे पास या नहीं। तो जो भी मरे थे वो बिना आइडेंटिफिकेशन के मर गए कि पता भी नहीं चला लोगों को कि रिच क्लास था या पुअर क्लास था। नाउ वी कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। इससे पहले एक चीज़ और बोलूँगी, जो अभी ये 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं ये हम रीजंस ऑफ पार्टीशन में लिख सकते हैं कि क्या रीज़न रहा या फिर क्या प्रॉब्लम्स आई हमें पार्टीशन करने में। ये इस हेडिंग के अंदर आ सकता है और ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इधर 6 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये ज़रूर आता है। तो ये भी आप एग्जैक्ट एनसीईआरटी लैंग्वेज में जो मैंने अपनी स्लाइड्स में दिया है वो आप लर्न कर सकते हो। और मैं अपनी स्लाइड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो यू कैन एक्सेस माई प्रेजेंटेशन फ्रॉम दैट साइड। तो मैं कैनवा पे बनाती हूँ, तो आप अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पे बस लिंक पर क्लिक करके यू कैन व्यू द स्लाइड्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन होने के बाद क्या दिक्कतें आई इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेज है। ओके, The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. There were killings and atrocities on both the sides of border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. तो 1947 जो हमारा पार्टीशन ईयर था वो मोस्ट अब्रप्ट ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अब्रप्टली किल्ड पीपल, उन चीज़ों का भी बोलते हैं ना हम साक्षी रहा है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन 1947 में हुआ था। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, यू शुड रिमेंबर दीज 3 cities, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, ये MCQ क्वेश्चन है। बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, ये तीनों कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वायलेंस हुआ पार्टीशन के टाइम पे वो इन 3 रीजन्स में हुआ था। लाहौर तो ऑलरेडी वी सेड कि पाकिस्तान का एरिया बन गया था बाद में, तो वहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुआ। अमृतसर भी पंजाब का एरिया था और कोलकाता बंगाल का एरिया आ जाता है जहाँ पर उन लोगों को दिक्कत ऑफकोर्स होनी ही थी क्योंकि वो भी डिवाइड हुआ था। Muslims would avoid going into the area where mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, the Hindus and Sikhs stayed away from the areas of Muslim predominance. मैंने जैसा भी बोला ही था कि हिंदूज और सिख्स अवॉइड करते थे मुस्लिम में जाने के लिए, मुस्लिम एरिया में, और जो मुस्लिम रीजन था वो सिख और हिंदू के रीजन में जाने से अवॉइड कर रहा था। उस टाइम पर लोग इतने फ्यूरियस थे कि वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि कौन उनके अपने रिलीजन का है और कौन दूसरे रिलीजन का है। तो ये स्टेट नहीं हुआ है कहीं भी, बट ऑफकोर्स आप एक बात सोचो ना खुद कि इतना फ्यूरियस पब्लिक हो चुकी है, रोड्स पे है पब्लिक और इतनी बड़ी बड़ी किलिंग्स हो रही हैं, तो फिर ऑफकोर्स कोई रिलीजन थोड़ी पूछ रहा होगा मारने से पहले। तो हो सकता है उन्होंने अपने रिलीजन के भी कुछ लोग मारे हों। Minorities on both the sides of border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. पाकिस्तान तो एक सडन कंट्री थी, बट इंडिया में प्लानिंग थी जब सब चीज़ें इंडिया में चल रही थी, तो रेफ्यूजी कैंप सेट किए गए थे इंडिया में, दिल्ली एरिया में और भी जो बॉर्डर के आसपास रीजन्स थे वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप सेट किए गए थे कि जो लोग एकदम से आते हैं तो एकदम से आदमी सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, ना तो उसके पास पैसा है कि वो घर खरीद ले और ना उसके पास खाना है या कुछ, तो रेफ्यूजी कैंप सेट कर दिए गए थे। वहाँ पे फूड की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी कराई थी गवर्नमेंट ने, उनको रहने के लिए दिया और ऐसा नहीं था कि उन्हें हटा दिया गया कुछ दिन के बाद।
जब तक हालात सुधरे नहीं, वो उतने कैपेबल नहीं हो गए कि वो खुद अर्न कर सके, उनको वहीं पर रहने दिया। तो बुक में एक जगह पे कहीं पे लिखा है कि कई सालों तक भी कुछ लोग रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहे हैं। They often found unhelpful local administration and police in what was till recently their own country. They traveled to other side of the new border by all sorts of means, often by foot. लोग जैसे ही पार्टीशन अनाउंस हुआ था, तो अब देखो आप सपोज करो आप इंडिया में हो और इंडिया में पाकिस्तान जाना है आपको, और इंडिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग क्या करोगे? हम हमेशा भागने की कोशिश करेंगे ना, जब अपनी जान बचानी है तो आदमी भागेगा। और अगर आपकी कंडीशन उतनी नहीं है कि आप प्लेन से बाय एयर जा सको, आप बाय ट्रेन जा सको, उस टाइम पर तो खैर कोई भी ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, इधर रिच और पुअर। ना तो ट्रेन से ही लोग जा पा रहे थे, बिकॉज इतनी किलिंग्स हो रही थी, लोग ट्रेन में भर भर के लाशें भेज रहे थे, तो कुछ भी ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर, तो बाय फुट ही जाना था। तो अब अपने इंडिया में आप लोग कोशिश करोगे ना, अगर आपके पास Minorities on both the sides of border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. पाकिस्तान तो एक सडन कंट्री थी, बट इंडिया में प्लानिंग थी, जब सब चीज़ें इंडिया में चल रही थी तो रेफ्यूजी कैंप सेट किए गए थे इंडिया में, दिल्ली एरिया में और भी जो बॉर्डर के आसपास रीजन्स थे, वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप सेट किए गए थे कि जो लोग एकदम से आते हैं, तो एकदम से आदमी सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, ना तो उसके पास पैसा है कि वो घर खरीद ले और ना उसके पास खाना है या कुछ, तो रेफ्यूजी कैंप सेट कर दिए गए थे। वहाँ पे फूड की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी कराई थी गवर्नमेंट ने, उनको रहने के लिए दिया, और ऐसा नहीं था कि उन्हें हटा दिया गया कुछ दिन के बाद। जब तक हालात सुधरे नहीं, वो उतने कैपेबल नहीं हो गए कि वो खुद अर्न कर सके, उनको वहीं पर रहने दिया। तो बुक में एक जगह पे कहीं पे लिखा है कि कई सालों तक भी कुछ लोग रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहे हैं। They often found unhelpful local administration and police in what was till recently their own country. They traveled to other side of the new border by all sorts of means, often by foot. लोग जैसे ही पार्टीशन अनाउंस हुआ था, तो अब देखो आप सपोज करो आप इंडिया में हो और इंडिया में पाकिस्तान जाना है आपको, और इंडिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग क्या करोगे? हम हमेशा भागने की कोशिश करेंगे ना, जब अपनी जान बचानी है तो आदमी भागेगा। और अगर आपकी कंडीशन उतनी नहीं है कि आप प्लेन से बाय एयर जा सको, आप बाय ट्रेन जा सको, उस टाइम पर तो खैर कोई भी ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, इधर रिच और पुअर। ना तो ट्रेन से ही लोग जा पा रहे थे, बिकॉज इतनी किलिंग्स हो रही थी, लोग ट्रेन में भर भर के लाशें भेज रहे थे, तो कुछ भी ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर, तो बाय फुट ही जाना था। तो अब अपने इंडिया में आप लोग कोशिश करोगे ना, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, कि हम जो एरिया के पुलिस हैं या जो ऑफिसर्स हैं या जो भी सिक्योरिटी उस टाइम पर सेट की गई है वहाँ पर, आप कोशिश करोगे कि वो लोग वहाँ पर कुछ आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको जाने में हेल्प करें। बट जैसे ही पार्टीशन हो गया, तो पुलिस को पता चला कि आप यहाँ पे हो, आप इसी कंट्री के हो, बट पुलिस पाकिस्तान के रीजन की हो गई है, तो फिर पुलिस पाकिस्तान के रीजन की और सिटीजन इंडिया का, तो वो कैसे सपोर्ट कर देंगे? तो वही चीज़ उस टाइम पर भी हुई थी कि अगर पाकिस्तान के जो रीजन, जो टेरिटरी पाकिस्तान की डिसाइड हो गई थी, तो जहाँ वहाँ पर जो भी पुलिस थी वो पाकिस्तान की हो गई, तो वो पुलिस भी उस टाइम पर जो इंडियन सिटीजन्स पाकिस्तान में कैद थे, उन्होंने उनका भी सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो खुद इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, बट उन्होंने स्टिल, क्योंकि पार्टीशन हो गया, वो पाकिस्तान कंट्री के हो गए, तो उन्होंने जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको सपोर्ट नहीं किया, उनकी हेल्प भी नहीं की। तो लोगों ने कई बार पैदल जैसे तैसे करके पार्टीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हुए, बचाते हुए वो दूसरे रीजन, दूसरे टेरिटरी आए हैं। Even during this journey, they were often attacked, killed or raped. Thousands of women were abducted. They were made to convert to the religion of abductor and were forced to marriage. तो वुमेन्स भी काफ़ी लोगों ने अबडक्ट करी, उनको चोरी किया गया, उन्हें उठा लिया गया, उनके साथ उन्हें मार दिया गया, उन्हें रेप कर दिया गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पर। तो और जो अबडक्ट की जाती थी वुमेन्स, उनके जो अबडक्टर होते थे वो उनको फोर्स करते थे कि वो उनके रिलीजन में मैरी कर ले। इधर अगर कोई मुस्लिम लेडी उठाई गई है तो वो हिंदूज फोर्स करते थे उसे कि हिंदू बन जाओ, और कई अगर हिंदू वुमेन उठाई गई हैं तो वो फोर्स करते थे कि तुम मुस्लिम बन जाओ। In many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor. Many children were separated from their parents. जैसे मैंने बोला कि भारत मूवी में दिखाया गया है कि कैसे रीयूनाइट होते हैं,
तो वही चीज़ थी कि कुछ बच्चे भी अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, माँ बाप जल्दी में भाग गए, या फिर बच्चे रह गए, माँ बाप पहुँच गए दूसरे टेरिटरी में। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई है। और कई लेडीज़ को भी जब बच गई थी, मरी नहीं या किसी ने रेप नहीं किया या मारा नहीं, तो वो लोग जो लेडीज़ बच गई थी, तो वो अगर किसी के हाथ आती, उससे पहले ही उनके फैमिली वालों ने उन्हें जहर दे के मार दिया कि अगर कोई हाथ डाले अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट पे, तो उससे अच्छा है कि तुम फैमिली के हाथों ही मर जाओ। Writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of killings and the suffering of displacement and violence in their novels, short stories, poems, and film. राइटर्स, पोएट, फिल्म मेकर्स, सब ने अपनी अपनी फिल्म्स जो बनाई है, जैसे एक भारत है, उसमें से एक बॉर्डर का जो फाइट है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो कश्मीर फाइल्स है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। वो पार्टीशन के ऊपर नहीं है कश्मीर फाइल्स, बट हाँ जो ये मैं वुमेंस का बता रही हूँ वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ें थी। तो राइटर्स ने, पोएट्स ने, राइटर्स की बुक्स, पोएट की पोएम्स और फिल्म मेकर्स की फिल्म, इन सब में कहीं ना कहीं उस टाइम पर पार्टीशन के ऊपर बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं। So you can search and you can watch about it. While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as division of hearts. ये भी एक अच्छा MCQ है कि जो राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स या फिर जो भी लोग उस टाइम के पार्टीशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो पार्टीशन को बोलते हैं डिविजन ऑफ हार्ट्स। क्योंकि उस टाइम पर बहुत डिविजन हुआ, बच्चे छूट गए माँ बाप से, या फिर माँ बाप छूट गए बच्चों से, फैमिलीज आधी आधी हो गई कि अगर जैसे होता है ना नानी और अपना घर, तो नानी का घर पाकिस्तान में रह गया और अपना घर इंडिया में रह गया, फिर पाकिस्तान में जाना मुश्किल। उस टाइम पर जब तक पार्टीशन को बिल्कुल सेटल नहीं हो पाया तब तक लोग मिल भी नहीं पाए आपस में, आने जाने में मर गए या कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक थी उस टाइम पर। The partition was not merely a division of properties, liabilities, and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus. पार्टीशन उस टाइम पर सिर्फ डिवीजन ऑफ लाइबिलिटीज़ की, जो इंडिया पर या फिर पाकिस्तान, इंडिया पर जो भी लोन्स या फिर कुछ भी उन्हें रीपे करना था, वही सिर्फ वो चीज़ें डिवाइड नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कुछ जो उनके अपैरेटस थे, जो उनकी बिल्डिंग्स, मशीनरी थी, वो सभी सिर्फ डिवाइड नहीं हुआ था। What also got divided were the financial assets, things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments of the police band. तो जो चीज़ें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो भी उस टाइम पर डिवाइड हुई थी। चेयर्स, टेबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो पुलिस बैंड के थे, उनके एम्प्लॉयज़, जो फाइनेंशियल असेट्स थे इंडिया के, वो सब भी डिवाइड हुए थे। और उसके बाद हम लोग सुनते हैं, बुक में स्टेटेड नहीं है बट हम सुनते हैं कि इंडिया ने भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट पाकिस्तान को पे किया था एज देयर ड्यूज, कि उनको एकदम से नई कंट्री बनी है तो वो अपने आप को नहीं रन कर सकती ना, पैसा कहाँ से जनरेट होगा, तो उन्हें एज ड्यू उन्हें दिया गया था काफ़ी पैसा भी। The employees of the government and the railways were also divided. Government work officers के employee और railways भी divide हुए थे। Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. ये violent separation था दो communities का, जिन लोगों ने avoid किया था एक साथ रहना, तो partition को ऐसे describe किया जाता है। It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in the partition related to violence. Around 80 lakh people ने displacement किया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया गए, और approximately 5 to 10 lakh people मारे भी गए हैं। Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted 10 to 12% of the total population in 1951. हम लोगों ने, इंडिया ने किसी को भी नहीं रोका था पाकिस्तान जाने से। इंडिया ने खुली दे दिया था कि हाँ जो जाना चाहता है जा सकता है, जिस भी रिलीजन का जो भी पर्सन है वो जा सकता है आराम से। बट इतना ओपन करने के बाद भी मुस्लिम रिलीजन के लोग भी 1951 में इंडिया में, आफ्टर पार्टीशन 47 में पार्टीशन हो गया था, उसके बाद 1951 में जब सेंसस हुआ था उस टाइम पर, तो ये मिला कि 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एंटायर इंडिया स्टिल आर मुस्लिम्स। इसका मतलब ये था कि इंडिया में भी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स या जो भी रूल कर रहा था उस टाइम पर, जैसे भी
किसी ने इतना प्रॉब्लमेटिक कुछ भी नहीं किया था कि मुस्लिम लोगों को छोड़ के भागना पड़े। ये बस मुस्लिम लीग की, मोहम्मद अली जिन्ना की सिर्फ एक इच्छा थी, जिसे ब्रिटिशर्स ने आई थिंक मान लिया, बिकॉज वो तो इंडिया को ऑलरेडी एक्सप्लॉइट करने ही आए थे। तो एक्सप्लॉइट करते करते ये चीज़ें हो गई। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा किया था कि मुस्लिम्स को भागने की ज़रूरत पड़ती, बिकॉज अगर परेशान कर रहे होते मुस्लिम्स को तो जो 10-12% रह गए थे इंडिया में, वो लोग भी भाग जाते, बचते नहीं वो, या फिर जो वायलेंस हो रहा था उसमें वो मारे जाते। बट वो बचे। क्यों बचे? बिकॉज कुछ तो सपोर्ट उन्हें मिला था ना कहीं से, इधर हिंदूज ने सपोर्ट किया या उनके रिलेटिव्स थे या कुछ भी था। तो वही चीज़ है कि सम एडमेंट लीडर्स ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मुस्लिम लीग में थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई। The Muslim League was formed to protect the interest of the Muslims in colonial India. It was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. मुस्लिम लीग का, जैसे मैंने बोला, उन्हें फॉर्म किया गया था ताकि वो मुस्लिम के इंटरेस्ट को बचा सके कॉलोनियल इंडिया में। माइट भी हो सकता है कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ी बहुत इंडिया की एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, तो उस वजह से मुस्लिम लीग ने बोला कि हमारी नहीं मानेंगे तो हम अपनी पार्टी बनाएंगे और अपने इंटरेस्ट खुद बचाएंगे। तो माइट बी देयर वुड बी सम रीजन। तो डिमांड करी गई फिर सेपरेट मुस्लिम नेशन की। सिमिलरली देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन। जैसे मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि हमें एक पाकिस्तान नेशन चाहिए जो मुस्लिम नेशन होगा पर्टिकुलरली, वैसे ही इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होने लगी थी जैसे ही मुस्लिम्स ने शुरू किया था कि हमें भी अपना एक हिंदू नेशन चाहिए, हमें सेक्युलर नहीं चाहिए। वो लीडर्स नहीं थे इंडिया के, बट वो कोई अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे आजकल आरएसएस है जो हिंदुत्व को प्रमोट करती है। But most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religions equally, that India should not be a country that gave superior status to the adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, बट ज़्यादातर लीडर्स ने भी यही बोला था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो लोग दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इन्फीरियर बना दिया जाए, और जो हमारा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सुपीरियर बना दिया जाए, हम सब इक्वल स्टेटस देंगे सबको। तो ये भी लीडर्स की एम थी। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस अफिलिएशंस। सारे भी सिटीजन जो भी, अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स, वो अपने रिलीजियस अफिलिएशंस के लिए इंडिपेंडेंट है, उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा। रिलीजियस और अ बिलीवर वुड बी नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। मतलब अगर उन्हें सिटीजन्स लेनी है इंडिया की तो ये कंडीशंस नहीं होंगी कि आपको हिंदू ही होना पड़ेगा या आप मुस्लिम नहीं हो सकते। तो वो चीज़ भी यहाँ पे प्रूव करी गई है। They cherished therefore the ideal of a secular nation. Secular means where all types of religious, we can say, population exist together. This ideal was enshrined in the Indian Constitution. आप सब जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी सेक्युलर वर्ड इज मेंशन्ड। इवन it was mentioned after the amendment, but still it is mentioned in the constitution preamble. Thank you very much, guys. This was all for today. This was the part 1 for chapter 1 political science, book 2, challenges of nation building. The another part will be coming super soon, so till then do revise the part of till Mahatma Gandhi's sacrifice. उससे पहले का पार्ट आप लोग रिवाइज करके रखिए। Another part will be coming super soon, and then I'll be sharing, as my ritual, I'll be sharing the quiz link with you, and do play all the quizzes, and they are very much helpful for your revision in the ways of MCQs. first of all, अभी आप लोग MCQ से रिवाइज कीजिए। जैसे ही मेरा सिलेबस कवर होता है, कंप्लीट होता है, या फिर मैं हाफ ईयरली तक के सिलेबस पे भी पहुंच जाती हूँ, तो आई विल बी स्टार्टिंग गिविंग यू टू द वर्कशीट्स in the docs form. So be ready for all the things. I have a very much planned proper things in my mind, and I have a very big plan for you. So please do support me, and I'll be there every time do you say. मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि इस चैप्टर के पार्ट के बाद I'll be giving you tips and tricks for notes and some sort of tricks for your preparation. तो क्योंकि I must be, because I am a bit late, पीछे चल रही हूँ थोड़ा सा स्कूल के सिलेबस से, तो उस हिसाब से आप लोगों के हाफ ईयरली आने वाले होंगे वेरी सून।
तो मैं उस चीज़ को सोचते हुए, ध्यान रखते हुए सोच रही हूँ कि आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रेजेंटेशन की ट्रिक्स जल्द ही लाऊंगी। तो एक चीज़ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स की लिंक वीडियो कैसे चाहते हो मैं ऐसे यहाँ पर लिख के दिखाऊँ अपने बोर्ड पे, लिख के इन द सेंस बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वाइट बोर्ड, तो मैं उसको लिख के इन द सेंस कि मैं लिख के पेज प्रेजेंटेशन पे दिखाऊँ, या फिर आप लोग लाइव देखना चाहते हो तो फिर मैं उस चीज़ की लिख के अपने हाथ से लिख के वीडियो दिखाऊँगी. So do tell me in the comment box that how do you want the tips and tricks and presentation video for your boards. And one thing that yes, I said I'll be posting the quizzes as soon as I post the part 2, and till then do revise till part 1 and be ready for another part coming very soon. This side the studious girl signing off, so please do like, share and subscribe the channel and comment down below, and please do spread my channel as far as you can because I am aiming to educate the world. So please do support me in this mission. And this side this studious girl signing off. Thank you very much for today. I'll be coming with another part very soon.